आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और जैसे कि आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज से आपके जो क्लासेस है वो आपके जो है प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सारे जो प्रश्नों का आपका जो संग्रह है वो तैयार हो चुके हैं और धीरे धीरे आपको जो है प्रैक्टिस वाइज, डेली टॉपिक वाइज, आपको सिलेबस वाइज जो है कराए जाएंगे। और जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके डीएलएड, बीएड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑलरेडी हमने जो है रीजनिंग और आपके जो है जो आपके सामान्य अध्ययन है उसके स्टार्ट कर दिए हैं। और आज से जो है आपके पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी जो है आपको टॉपिक वाइज जो है आपको कराए जाएंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस जो है मोर दिन हो, ताकि आपको बेहतर तरीके से जीके जीएस जो है याद हो सके। क्योंकि जीके का इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर यहाँ पर आपने गलती किया तो फिर आप चूक जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड जो आपका और बीएड 24 के लिए इंट्रेंस की तैयारी करनी है, उसको देखते हुए इतिहास के जो है सेट 1 के लिए कराया हूं, जिसमें हम महत्वपूर्ण जो है हम 20 प्रश्नों को करेंगे। और जितने भी यहाँ पर प्रश्न कराए जाएंगे वो सभी प्रश्न जो है कभी ना कभी जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। और जितने भी प्रश्न हैं वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, साथ ही साथ जो है आपके कितने जो है मार्क्स आ रहे हैं। और अंत में मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लासेस आपको देने का कार्य किया जाएगा, जो कि आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। ओके, चलिए तो हम यहाँ पर जो है चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो हम यहाँ पर पहले प्रश्न की बात करेंगे और यहाँ पर आपको जो है पहला प्रश्न नजर आ रहा होगा, ये आपका पहला प्रश्न है। और ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है पक्की ईंट से बनी इमारत, दूसरा प्रथम असली मेहराब और पूजा स्थल और कला और वास्तविकता, और अगला है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर 5 ले लिया गया है, कोई बात नहीं है। ये प्रश्न जो है आपको मैं बता दूं कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसे आपको ये बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछा हुआ है, लेकिन आपको ये प्रश्न जो है काफी आगे तक ले जाएगा, क्योंकि ये ऐसा मैं प्रश्न लेकर आया हूं जो कि सब एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अब यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, तो पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तविकता। देखिए, तो पूजा स्थल भी था, कला और वास्तविक कला भी था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी, यहाँ पर बोला है सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो आपकी जो थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई इमारत थी। यानी कि उस समय भी जो है पक्की ईंटों से बनी हुई इमारत थी। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। समझ गए। साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी, तो आप क्या बोलिएगा, 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो है खोज की गई थी। और खोजकर्ता का नाम क्या था, तो यहां पर याद रखिएगा, एक आपका जो थे राखल, एक आपके जो थे राखल दास बनर्जी, क्या थे, राखल दास बनर्जी, समझ गए। और एक आपके जो थे दूसरा आपके जो है दयाराम सहनी थे। इन दोनों के माध्यम के द्वारा जो है आपका 1921 ईस्वी में क्या किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है काफी पुराना जो है हमारा प्राचीन सभ्यता है, जिसमें जो है हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं। और हर एग्जाम में आपको जो है यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपका 2 प्रश्न यहाँ भी हो गया कि 1921 ईस्वी में खोज की गई थी और आपको राखल दास बनर्जी और दयाराम सहनी के द्वारा जो है खोज किया गया था। पहला प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करेंगे, अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दूसरा नंबर क्या है वो देखिएगा। सेकंड नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर ये है, ये रहा आपका सेकंड नंबर प्रश्न, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन में क्या है, कुंडल ग्राम में, फिर यहाँ पर है पाटलिपुत्रा में, फिर यहाँ पर है मगध में, और फिर यहाँ पर है वैशाली में। और किनकी बात किया गया है, महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, आप सभी लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि महावीर स्वामी का जन्म जो है आपका कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और इससे रिलेटेड ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो आपका महावीर स्वामी है, ये जो आपके महावीर स्वामी जी है,
महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, कितने ईसा पूर्व में हुआ था? तो क्या बोलिएगा आप लोग बता दीजिएगा, 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर यहां भी क्लियर हो गया कि उनका जन्म जो मतलब जन्म जो है आपका कुंडल ग्राम में हुआ था। क्लियर है ये प्रश्न? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ देखिएगा, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा सारे प्रश्नों का उत्तर सही देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या बोल रहा है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं। यस, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोल रहा है कि महावीर, देखिएगा भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। जो भगवान महावीर थे उनके प्रथम शिष्य का नाम पूछ रहा है। यहाँ पर प्रथम शिष्य की बात कर ले तो प्रथम शिष्य जो था वो कौन था, आप सभी लोग बताइए। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ऑप्शन है जमाली, फिर यहाँ पर है योसूद, और यहाँ पर है विपिन, और यहाँ पर है प्रभास। तो देखिए जो आपके भगवान महावीर थे इनका प्रथम जो शिष्य था वो आपका जो था कौन था, जमाली था। कौन था? जमाली, ये जमाली था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। समझ गए? और यह जो जमाली था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो आपका जमाली जो था, यह जो है मतलब कि जो आपके भगवान महावीर है इनका जो था क्या था, इनका जो था दामाद था, इनका दामाद था। बाद में जाकर जो है जो आपके भगवान महावीर है इनकी पुत्री जो प्रियदर्शनी थी, अनुजा प्रियदर्शनी, इनसे जो है शादी हो जाता है जमाली से। तो ये प्रथम शिष्य भी थे। और अगर पूछे कि मतलब महावीर स्वामी का बेटी का क्या नाम था, पुत्री का क्या नाम था, तो अनुजा प्रियदर्शनी, और अनुजा प्रियदर्शनी का जो पति था वो कौन था, जमाली था। यानी कि जमाली जो था वो आपके भगवान महावीर का जो है दामाद था और उनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। क्लियर है? यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको क्लियर हो गए। सारे प्रश्नों के साथ अटैच प्रश्न भी कराते चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न यहाँ देखिएगा, अगला प्रश्न हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप जानते हैं कि पुराने जमानों में यहाँ पर जो है देश विदेशों से जो है लोग शिक्षा लेने आते थे। तो ये किस लिए प्रसिद्ध था? अगर हम बात कर ले ऑप्शन की तो चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्क शास्त्र के लिए, और बौद्ध धर्म दर्शक के लिए, और रसायन विज्ञान के लिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, तो यह जो है इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म जो है दर्शन थे, और यहाँ पर जो है विदेश देशों से जो है लोग आकर जो है यहाँ पर पढ़ाई करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय। क्लियर है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और आपसे मैं निवेदन करता हूं जितने भी यहाँ पर प्रश्न कराए जाएंगे वो सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाए गए ना वो सभी इंपॉर्टेंट है। आपके किसी भी एग्जाम के लिए उठाकर देख लीजिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 5 नंबर है, और इस प्रश्न का जो है ध्यानपूर्वक पढ़ाई देखिए और इसको देने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका प्रश्न बोल रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहूंगा, किसका कथन है या किसने कहा था? ऑप्शन देखिएगा, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस। बताइए क्या होगा? यहाँ पर है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, यह कथन जो है किनका है? ऑप्शन आपको नजर है बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बार बार एग्जाम में पूछ लेता है, लगता है कि इजी है लेकिन बार बार पूछ लेता है और घुमा देता है ऑप्शन में, तो बच्चे गलती कर देते हैं। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह जो कथन है बाल गंगाधर तिलक जी का है, बाल गंगाधर तिलक जी का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये प्रश्न क्लियर हुआ आप सभी लोगों का? कैसा लग रहा है क्लास? आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। लाइव भी हम बहुत जल्द आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ी सी दिक्कत है इसलिए लाइव नहीं आ पाता हूं, बट जल्द आ जाएंगे। ओके, ये प्रश्न क्लियर होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है पढ़िएगा, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विलिप में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? आप सभी लोगों को मालूम है कि आपका पहला जो क्रांति स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई थी कब हुई थी? 1857 में हुआ था। इसे हम लोग बोलते हैं 1857 की क्रांति बोलते हैं। इसके बारे में आप सभी लोग पढ़े होंगे, क्लास 8 में ही आपको पुस्तक में पढ़ना होता है, तो ये चीजों के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। 1857 की पहली आपकी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी। तो यह बोला गया है कि जो आपकी जगदीशपुर, ये जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने विलुप्त में मतलब कि विलव में क्रांतिकारियों के नेतृत्व किया? ये जगदीशपुर जो है आपका ये बिहार में है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बिहार से जो है 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया, तो वह कौन किया? तो वह जो थे आपके वीर कुंवर सिंह जी थे, मतलब कि कुंवर सिंह। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए? और वो कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर के रहने वाले थे। क्लियर है? इनके बारे में सुनिएगा। तो ये आगे चल के जो है लड़ाई करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो इनको गोली लग जाती है, तो बाद में अपना हाथ डैमेज हो जाता है, बाद में इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन
सबसे पहले जो है इन्होंने ही 1857 में जो है जगदीशपुर से बिहार के लिए जो है क्रांतिकारियों का जो है आह्वान किया था, नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 7 क्या बोल रहा है कि दांडी यात्रा की शुरुआत की गई, यानी दांडी यात्रा की गई। यहाँ पर ऑप्शन है 1932, फिर यहाँ पर है 1931, फिर यहाँ पर है 1929 और यहाँ पर है आपका 1930। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि नमक कि कर के नमक टैक्स लगा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, नमक के ऊपर कर लगा दिया गया था। इसको तोड़ने के लिए जो है महात्मा गांधी जी, अगर पूछे कि दांडी यात्रा किसने शुरुआत की तो महात्मा गांधी ने जो है शुरुआत किया था। और 29 यानी कि 79 लोगों के साथ जो है इन्होंने आश्रम से जो है शुरुआत किया था दांडी जाने के लिए। और इन्होंने जो है अप्रॉक्स आपके जो है 24 दिन चले थे, 24 दिन लगातार चलकर जो है इन्होंने नमक कानून को जो है मतलब खत्म किया था। तो यह जो शुरुआत हुआ था यह आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1930 ईस्वी। क्लियर है? दांडी यात्रा के बारे में आप जानते होंगे। नमक सत्याग्रह मतलब नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने जो है 29 अनुयायियों के साथ जो है उन्होंने 24 दिन की मतलब पैदल यात्रा करके जो है उन्होंने तोड़ा था। यह क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान देने की बात है। अगला यहाँ पर आपका 8 नंबर प्रश्न है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और बताइए क्या होगा। यहाँ पर बोला गया है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। ये मोपला विद्रोह जो है किस राज्य में हुआ था? कश्मीर में कि VNSWFP और केरल और यहाँ पर असम। तो जो आपका ये मोपला विद्रोह हुआ था कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। तो यह जो है आपका केरल राज्य में हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? मोपला विद्रोह के बारे में पूछेगा कहां हुआ था, कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में जो है आपका यह केरल राज्य में हुआ था। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 9 नंबर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 1 मिनट जी। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की मतलब कब प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया। आप सभी लोगों को यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट सवाल बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है ना? ये तो बातें याद होगी। तो बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष मतलब प्रारंभ किया? 1918, 1919 और 1920 और यहाँ पर 1921। असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने शुरू किया था। आप सभी लोग जानते होंगे गांधी जी द्वारा जो है शुरू किया गया था। लेकिन कब किया गया था यह मुझे आप सभी लोग बताइए, कब किया गया था असहयोग आंदोलन जी बताइए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1918, 1919, 1920 और 1921। तो मैं बताऊंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मतलब द्वारा जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है आपका 1920 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1920 ईस्वी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है प्रश्न? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है। अगला प्रश्न क्या है ये देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका ये है, ये रॉयल एक्ट के बारे में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बोल रहा है कि रॉयल एक्ट भारत में लागू किया गया, कब किया गया रॉयल एक्ट? यहाँ देखिएगा सन 1919, सन 1909, सन 1919 और सन 1930 और सन 1942। देखिए रॉयल एक्ट के बारे में जान लीजिएगा। इसको हम लोग जो है काला कानून भी कहते हैं। अगर जहां भी आपको रॉयल एक्ट की बात होगा तो इसे हम लोग जो है काला कानून के नाम से भी जानते हैं। इसका कारण क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखिए इस मतलब कानून के तहत क्या किया गया कि अंग्रेज के द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति को जबरन जो है मतलब गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था बिना वजह से, कोई कारण नहीं। किसी को पकड़े किसी को जेल में डाल दिए। मतलब जो भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, जो अंग्रेज के खिलाफ बोल रहे थे, जब उनको किसी कारणवश उठाकर जेल में डाल देते थे। तो यही जो है कानून कब लागू किया गया था? तो यह जो है सन 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? सन 1919 ईस्वी में। कोई अगर पूछे आपको कि रॉयल एक्ट जो है कब पारित किया गया था तो 1919 ईस्वी में। इसको हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। और एक और आपका है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल, इसको याद रख लीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में, कहां हुआ था? अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर के कहने पर जो है यहाँ पर लोग जो है मतलब बैसाखी के दिन जो है एकत्रित हुए थे अंग्रेज के खिलाफ बोलने के लिए। तो यहाँ पर आकर जो है अंधाधुंध फायरिंग किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में जो है लोगों की मौत हो गई थी। और काफी इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। और एक और यहाँ से प्रश्न पूछता है कि इस मतलब गोलीकांड में जो है कौन बच गया था? तो उधम सिंह जी बच गए थे। उधम सिंह जो है बच्चा थे उस समय, तो बच गए थे। बाद में ये जाकर जो है विदेश में यानी कि इंग्लैंड में जाकर जो है अपने जो
जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो मेन लीडर था जिसने गोली चलाने के लिए बोला गया था, उनकी हत्या कर देते हैं। तो उधम सिंह यहाँ से बच जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका आता है। क्लियर है प्रश्न? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है, 11 नंबर है। और ये प्रश्न देखिएगा आपका, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और क्या कारण था? बाबर की जीत आप सभी लोगों को मालूम है कि पानीपत की आपका कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत की पहली लड़ाई शायद। तो इसमें जो है पानीपत की पहली लड़ाई में जो है बाबर की जीत हुई थी। तो किस कारणवश जीत हुई थी, या पानीपत के युद्ध के बराबर मतलब बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पहले ये देखिए, उसकी घुड़सवारी सेना, उसकी सैन्य कुशलता और क्या है, तुगलकमा प्रथा और अफगानों की आपसी फूट। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था, आपके बाबर और नाम मैं भूल रहा हूँ शायद, कोई बात नहीं, याद आ जाएगी। तो बाबर के जो है उसमें आपकी जीत हुई थी। तो वह जीत होने का जो मुख्य कारण था ना, वह बाबर की जो थे उनकी सैन्य कुशलता के कारण था। यानी कि जो उनकी सेना थी, जो उनकी सेना की टुकड़ी थी और जो उनकी कुशलता था, जो स्किल था, उसके कारण जो है बाबर की जीत हुई थी। उसी का मुख्य कारण जो है यही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन 20 है यहाँ पर, और 20 प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार एग्जाम में पूछता है। हुमायूं नामा का आपका जो रचना किसने किया था? बाबर ने किया था। हुमायूं, जहांगीर या आपका गुलबदन बेगम? तो याद रखिएगा कि जो आपका ये हुमायूं नामा है, इसकी रचना जो था वो कौन किया था? इसकी रचना किसने किया था? इसकी रचना जो था वो आपका गुलबदन बेगम ने किया था। किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। और इसकी रचना जो आपका हुमायूं रचना, हुमायूं आपका नामा है, यह जो है फारसी में लिखा गया था। फारसी में लिखा गया था, समझ गए? फारसी लैंग्वेज है, फारसी में लिखा गया था। और किसने किया था? तो आपका गुलबदन बेगम ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है ये प्रश्न? चलिए अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 13 नंबर है। और ये 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि तुजुक ए बाबरी, ये देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी जो है किस भाषा में लिखा गया था? यहाँ पर ऑप्शन है आपका फारसी, यहाँ पर है अरबी, फिर यहाँ पर है तुर्की और यहाँ पर है उर्दू। तो याद रखिएगा तुजुक ए बाबरी जो है आपके तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में लिखा गया था, तुजुक ए बाबरी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है देखिएगा, ये अगला प्रश्न आपका 14 नंबर है। और ये प्रश्न बोल रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पर है रजिया और यहाँ पर है बलबन। बताइए गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे? गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे? बताइए। तो गुलाम वंश के जो प्रथम शासक थे वो आपके जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। रजिया सुल्तान आपकी जो है पहली महिला शासिका थी। ये भी पूछ सकता है कि पहली महिला शासिका कौन थी, अगर ऐसे पूछेगा महिला शासिका तो क्या बोलिएगा? पहली महिला जो शासिका थी वो आपकी जो थी रजिया सुल्तान थी। इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ये भी पूछ लिख सकता है। इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया, और रजिया सुल्तान जो थी, रजिया सुल्तान लिख दीजिएगा, सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो थी आपकी महिला मतलब शासिका प्रथम थी। और यहाँ प्रश्न क्या बोला था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान देने की बात है। अगला प्रश्न आपको क्या बोला है यहाँ देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 15 नंबर, अशोक के शिलालेख प्रयुक्त भाषा क्या है? अशोक के शिलालेख के बारे में आप सभी लोगों को पूछता है प्रश्न। तो उसकी शिलालेख जो है किस भाषा में लिखी गई थी? यहाँ पर है संस्कृत, प्राकृत, पाली और हिंदी। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो आपके अशोक की शिलालेख था वो आपके प्राकृत भाषा में लिखा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है ये प्रश्न? चलिए अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, ध्यान देने की बात है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देखिएगा, इंडिका का लेखक, इंडिका एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन था? यहाँ पर है विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज और यहाँ पर है डायमामेचस और यहाँ पर है प्लिनी। तो देखिए जो आपके इंडिका पुस्तक है ना, इसके जो लेखक है वो आपके जो है मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी लोग जो है करते रहिएगा क्योंकि समय ज्यादा नहीं लेंगे आप सभी लोगों का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर त्रिपिटक की, हम यहाँ पर बात करें त्रिपिटक, त्रिपिटक जो है एक आपका जो है क्या धार्मिक पुस्तक है, तो किस धर्म का है? जैन का है, हिंदू का है, पारसी का है या बौद्ध का है? तो याद रखिएगा त्रिपिटक जो है यह जो है बौद्धों का क्या है? बौद्धों का जो है धार्मिक जो है क्या है? महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर है?
डी, ऑप्शन डी। क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्रा का संस्थापक जो है कौन थे? आप सभी लोग जानते हैं कि पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्रा था। और उदयीन और अशोक, बिंबिसार और महापद्मनंद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उदयीन। कौन हो जाएगा? उदयीन। यानी कि जो आपके पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे वो आपके उदयीन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 2 प्रश्न और है, चलिए तो देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या बोला जा रहा है? अगला यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है, और ये 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन देखिएगा, वैशाली, चंपा और गिरिबज और पाटलिपुत्रा। यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, अक्सर बच्चे जो है यहाँ पर गलती करेंगे। यहाँ पर मगध की प्रथम राजधानी पूछा गया है, और यहाँ पर अक्सर आप बच्चे जो है गलती करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मगध की प्रथम जो आपकी राजधानी थी वो आपके गिरिबज था। क्या था? गिरिबज। ये वाला ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, और इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर वैशाली लगाएंगे जो गलत है, और बहुत सारे बच्चे पाटलिपुत्र लगाएंगे जो कि गलत है। इसका आंसर सही क्या है? गिरिबज। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, जो कि आपका अंतिम प्रश्न है, और इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए और सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये प्रश्न आपका 20 नंबर है, योग दर्शन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। संस्थापक कौन है योग दर्शक के? समझ गए? योग दर्शन के संस्थापक कौन है? यहाँ पर है कपिल, यहाँ पर है पतंजलि, यहाँ पर है जैमिनी, और यहाँ पर है उलुक कनार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बता दूं मैं, योग दर्शन के जो आपके प्रतिपादक है वो आपके पतंजलि है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका हिस्ट्री का सेट, अगर हम यहाँ पर बात कर ले, आपके हिस्ट्री का सेट नंबर 1 जो है कंप्लीट हो रहा है। और आप सभी लोग जो है कमेंट कीजिए और बताइए कि 20 प्रश्नों का जो संग्रह था काफी इंपॉर्टेंट था। आप सभी लोगों का जो है कितना इसमें मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट कीजिए फटाफट। और क्लास कैसा लगा आप सभी लोग ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।